नमस्कार, मैं उदय। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के समर में 80 सीटें जीतने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार और संघ ने एक साथ जुटने की तैयारी कर ली है। अब सरकार संघ के वैचारिक संगठनों से फीडबैक लेकर जनहित के कामों को पूरा करेगी। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे आरएसएस विचारक अशोक कुमार सिन्हा जी, बीजेपी नेता शारदानंद सिंह जी और एसपी नेता मनीष सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिन तक चली समन्वय बैठक में सामने आई आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक और सुरक्षा के क्षेत्र में जमीनी हकीकत पर सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर सरकार, भाजपा और संघ की समन्वय बैठक में मंथन हुआ है। आपको बता दें कि सरकार ने वैचारिक संगठनों से मिले फीडबैक पर विभागवार सुधार का आश्वासन दिया है। वहीं वैचारिक संगठन भी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार के कामकाज और उपलब्धियों को उनसे जुड़े क्षेत्रों के लोगों के बीच रखेंगे। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरह से जनहित से जुड़े लोगों के बीच बात की और उसके बाद जो बातें निकलकर सामने आई, उसको लेकर मुख्यमंत्री आवास पर सरकार, भाजपा और संघ की समन्वय बैठक में इस पर मंथन हुआ है। और अब सरकार वैचारिक संगठनों से मिले फीडबैक पर विभागवार सुधार का आश्वासन सरकार ने दिया है। तो संघ की ओर से रविवार से निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में 2 दिवसीय समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। आर्थिक समूह की बैठक में आपको बता दें, वित्त मंत्री और सहकारिता मंत्री, श्रम मंत्री और सरकार के तमाम मंत्री शामिल हुए। इसके अलावा बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री और इसके अलावा बेसिक शिक्षा मंत्री और ने कई सुझावों पर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। सुरक्षा समूह से जुड़ी बैठक में प्रदेश में कानून व्यवस्था की प्रशंसा की गई। वहीं गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच सहित अन्य मुद्दों पर भी इस दौरान चर्चा की गई। तो इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ सपा नेता मनीष सिंह जी जुड़ चुके हैं। मनीष सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी मनीष सिंह जी, कैसे देखते हैं आप जिस तरह से आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहा है सरकार के साथ और सरकार को एक फीडबैक भी दे रहा है कि आपकी जो योजना है वो जनता में कितनी प्रभावी है, इसको कैसे देखते हैं आप? जी मनीष जी। मैं बहुत विनम्रता के साथ आरएसएस ने जो जनता को लेकर के, भारत की आवाम को लेकर के जो एक माहौल बनाया है शुरू से, जब 27 सितंबर 1925 को आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ, तो उसमें स्वतंत्रता में आरएसएस के लोग भाग लेंगे, ऐसा कहीं पर उन लोगों ने परिलक्षित नहीं किया। जब इस संगठन का निर्माण ही जब गुलामी के दौर में हुआ और गुलामी के दौर में जिस संगठन ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के, उस समय की सरकार के साथ मिलकर के काम किया हो, अंग्रेजों से लड़ाई न लड़ करके उनसे माफी मांगा हो, उस आरएसएस से भारत की जनता की बेहतरी के लिए काम करेगा वो संगठन, ऐसी हम कभी उम्मीद नहीं करते हैं। एक बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार की एक अपनी नीति होती है, सरकार की एक अपनी कार्य पद्धति होती है, सरकार की अपनी योजना होती है। इसलिए कि जब सरकार में बैठे हुए लोग शपथ लेते हैं तो वह जनता के हितों की रक्षा के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए शपथ लेते हैं, ना कि आरएसएस की नीतियों की रक्षा के लिए शपथ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो राजनीतिक चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो राजनीतिक स्वभाव है, उनको जब आप देखेंगे तो शपथ लेने के समय तो कुछ और शपथ लेते हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद से उनकी जिस तरह से नीति बदलती है, उनकी जिस तरह से नीयत बदलती है, उनका जिस तरह से स्वभाव बदलता है, उस पर कहीं ना कहीं भारत की जनता ने आजादी के पहले और आजादी के बाद हमेशा से उंगली उठाया है। दूसरी बात, मैं तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सिलसिले में यह बात आपने कहा है, तो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात यह इसलिए कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 111 से लेकर के 115 तक ऐसे अनुषांगिक संगठन हैं जो काम करते हैं, जो गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं, जैसे उसमें आरएसएस भी है, विश्व हिंदू परिषद भी है, बजरंग दल भी है, और इस तरह से तमाम बहुत सारे संगठन हैं। एक संगठन का नाम आपने भी सुना होगा, जिस संगठन का नाम था हिंदू युवा वाहिनी।
जी। आप इस बात पर मेरे गौर करिएगा, जो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। 2002 में जब हिंदू युवा वाहिनी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, 2002 में, उस समय योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहते हुए हिंदू युवा वाहिनी के तमाम पदाधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ाया था। 2007 के विधानसभा चुनाव में हिंदू युवा वाहिनी के तमाम पदाधिकारियों को योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम उम्मीदवार हिंदू युवा वाहिनी का उतारे थे। 2012 में जब हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीतिक धारा को, आरएसएस को, बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को नेस्तनाबूद कर दिया, एक तरह से राजनीतिक अपनी विचारधारा से समाजवादी आंदोलन को मजबूत करते हुए श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में परचम लहराया था। उस चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहते हुए हिंदू वाहिनी का पदाधिकारियों को चुनाव, मैं कुछ सेकंड लेगा, प्लीज 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 प्लीज। जी जी जी, मैं बस थोड़ा समय थोड़ा सा समय अपनी बात में खत्म कर रहा हूं। तो हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों को योगी आदित्यनाथ जी ने 2012 में भी चुनाव लड़ाया था। अब ये कौन सी परिस्थिति है कि हिंदू युवा वाहिनी सरकार बनने के बाद से धीरे धीरे उस संगठन को योगी आदित्यनाथ ने शिथिल किया। अब आप सोचिए और कल्पना करिए कि हिंदू युवाओं के बीच में जो उत्तर प्रदेश के तमाम जो कमजोर वर्ग से आने वाले जो युवा हैं, उनके मन में हिंदू विचारधारा का जन्म देकर के हिंदू विचारधारा पर चलने के लिए योगी आदित्यनाथ ने प्रेरित करके तमाम उनको ऐसी गतिविधियों में उनको संलिप्त किया कि आज सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में ऐसे नौजवान उत्तर प्रदेश में मिलेंगे जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और आज भी कचहरी में जाते हैं। मनीष जी, आपने जिस तरह के सवाल किए उसका जवाब भी हम लेंगे। सत्ता की मलाई मिली, सत्ता। जी मनीष जी, शारदानंद सिंह जी, जिस तरह से मनीष जी ने सवाल किए हैं, कई सवाल किए हैं आरएसएस को लेकर, क्या कहेंगे आप? सुन लीजिए प्लीज 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 प्लीज। मनीष जी, मैं लौटूंगा आपके पास, शारदानंद जी से भी जवाब ले लेते हैं पहले। जी, पहले तो मैं यह बता दूं जी कि ये जितनी भी बात हो रही है, यह समाजवादी पार्टी जब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में राजनीति से किनारे लग रही है, तब यह सारे मन के उद्वेलन सामने आ रहे हैं। रहा सवाल आरएसएस का और सरकार की कार्य पद्धति का, तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास गवाह है कि मानव जाति और धर्म मानवता को केंद्र बिंदु मान करके और सर्व समाज के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी पहले भी काम की थी और आज भी काम कर रही है और आगे भी काम करती रहेगी। रहा सवाल किस संगठन का विलय हुआ, किस संगठन में कार्य हुआ, वह उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। हम शारदानंद जी, मनीष जी का तो ये भी कहना है कि हिंदूवादी सोच के चलते कई जो युवा हैं वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो गए हैं। ये आप राजनीतिक परिदृश्य पर यह देख लीजिए। संलिप्त नहीं हुए हैं। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि वो संलिप्त नहीं हुए हैं, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ जी अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी राजनीतिक वजूद को बनाने के लिए उन लड़कों का उन लोगों ने, योगी आदित्यनाथ ने फायदा उठाया और उन लड़कों को उनके हाल पर छोड़ करके, उन लड़कों को बेरोजगारी के रास्ते पर ढकेल करके अपने तो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब उनका सूद कोई नहीं ले रहा। मनीष जी जवाब ले लेते हैं। जी शारदानंद जी, युवाओं को अपने हाल पे छोड़ दिया। के साथ आप लोगों को और अपने जो सपा के प्रवक्ता है उनसे भी निवेदन करूंगा कि मैंने तो उनकी पूरी बात सुनी, कम से कम हम लोग का भी बात रखने का मौका दे। जी शारदानंद जी, बीच बीच में बात काटना यह लोकतंत्र का सभ्य परिपाटी नहीं है। अब बात रही कि किन कार्यकर्ताओं को, हम राजनीतिक दल में कार्य करते हैं और जो हमारे प्रतिपक्ष में बैठे हैं वो भी राजनीतिक दल में कार्य करते हैं, और यह दोनों लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि राजनीतिक दल में कार्य करने पर तमाम चुनौतियों को देखते हुए, सामाजिक समस्याओं को देखते हुए सड़क पर उतरा जाता है, आंदोलन होता है। आंदोलन में निश्चित तौर पर जो पुलिस की कार्रवाई होती है वो सब पर होती है। पुलिस की कार्रवाई सार्वभौमिक रूप से होती है। पार्टी के संगठन के जो भी कार्यकर्ता हैं, उन संगठन के कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह से दल नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो कार्यकर्ता कल भी हमारे मित्र थे, आज भी हमारे मित्र हैं, आगे भी हमारे मित्र रहेंगे। हम लोगों ने भी काम किया है, हम लोगों ने प्रदर्शन किए, हम लोगों ने भी धरने किए। तो योगी जी ने भाजपा मिले क्यों नहीं करा? कोई भी सत्ता का भूख केवल समाजवादी के पास है।
और उसके लिए उन्होंने आगे इस चुनाव में, इसके पहले के चुनाव में कई हथकंडे खुद अपनाए हैं उत्तर प्रदेश में। शारदानंद जी, कई लौटूंगा दलों मैं के आपके पास। गठबंधन किए और मुक्ति खाली जी, पड़ी। शारदानंद जी, लौटूंगा मैं आपके पास। हमारे साथ आरएसएस विचारक आर के सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। आर के सिन्हा जी, जिस तरह से आपने दोनों ही मेहमानों की बातों को सुना, हम देखते हैं कि भारत में कई संगठन हैं जो कि सरकार के साथ तालमेल के हिसाब से काम करते हैं और समय समय पर अपनी राय भी सरकार को साझा करते हैं कि किस तरह से जो है सरकार को काम करना चाहिए। लोगों में किस तरह से योजनाओं का फीडबैक जा रहा है। ऐसे में आरएसएस को लेकर आखिर दिक्कत क्या है अन्य दलों को? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है और उसका कोई भी इच्छा इस प्रकार की नहीं रहती कि वह किसी भी राजनीतिक दल पर, वो सत्तारूढ़ हो या विपक्ष हो, उसके ऊपर वो वर्चस्व कायम करे या अपनी बात मनवाए। नंबर 1। नंबर 2, इसका मुख्य कार्य व्यक्ति निर्माण, समाज सेवा और हिंदू समाज को संगठित करना है। इस कार्य को करते हुए उसने अपने स्थापना काल 1925 से ही कह दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीति से अलग रहेगा। परंतु एक बात स्पष्ट है कि जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, इनमें से जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी तो उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इच्छा व्यक्त की थी कि एक हिंदू जीवन पद्धति के आधार पर भी राजनीतिक दल बनना चाहिए और इसके लिए उन्होंने परामर्श मांगा, मार्गदर्शन मांगा था उस समय के तत्कालीन जो सरसंघ चालक थे माधव और सदाशिव गोलवलकर जी से। गोलवलकर जी ने अपने बहुत से स्वयंसेवकों को कहा कि एक ऐसा संगठन जो हिंदू जीवन पद्धति के आधार पर अपना आदर्श स्थापित करना चाहता है, एक अच्छा शासन करना चाहता है, तो हमारे स्वयंसेवक जा सकते हैं। परंतु हर शाखा पर प्रत्येक स्वयंसेवक को पता है कि कोई भी विचारधारा, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आ सकता है। जो नहीं आते हैं उनकी अलग बात है, मगर आते हैं उनका स्वागत है। आप आश्चर्य करेंगे कि नागालैंड में हमारे स्वयंसेवकों में सर्वाधिक संख्या ईसाई लोगों की है। इसी प्रकार से मेरठ और केरल में आप देखिए इस्लाम के मानने वाले लोग भी हमारी शाखा पर आते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक पक्ष नहीं बनना चाहता। यदि वो एक दल बन जाएगा, एक पक्ष बन जाएगा, तो संपूर्ण समाज, लेकिन दिक्कत तो यहाँ ये हो रही ना कि आरएसएस और सरकार के बीच की जो बैठक है उसको लेकर विपक्षी दलों को दिक्कत है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संवैचारिक संस्था भारतीय जनता पार्टी है। उसके और संघ के विचार एक जैसे हैं, इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना, और इस दृष्टि से हमारे बहुत से स्वयंसेवक उनके संगठन में हैं और उनको हम समय समय पर राय देते रहते हैं। परंतु राय देते समय स्पष्ट रूप से यह भावना स्पष्ट रहती है कि हमारी राय मानना या नहीं मानना या आपके ऊपर है, क्योंकि मानने से जो कॉम्प्लिकेशंस अगर आपके निर्णय से खड़े होते हैं तो उसमें संघ कोई मदद नहीं कर सकता। इसीलिए आप वो यह कह सकते हैं कि ठीक है, आप हमारे मातृ संगठन हैं, हम आपके यहाँ के स्वयंसेवकों को लेकर के बहुत सा कार्य करते हैं, परंतु आवश्यक नहीं है, उनको ये पूर्ण अधिकार है कि वो कह सकते हैं कि आवश्यक नहीं कि हम आपकी राय माने। समाज के हित में जो राय होती है, राष्ट्र के हित में जो राय होती है, संघ वह देता है, प्रत्येक संगठन को देता है। यहां तक कि लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय उन्होंने गुरुजी से बातचीत की थी, और आपको स्मरण होगा कि 62 की लड़ाई में उस समय जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे और जब युद्ध हो रहा था तो दिल्ली के सारी ट्रैफिक व्यवस्था उन्होंने संघ के स्वयंसेवकों को दी थी, क्योंकि यह एक राष्ट्र कार्य था। समाज लौटूंगा मैं आपके पास, बल प्रदान करना और संगठन को। मनीष जी, जिस तरह से हमने देखा कि कई मुद्दों पर, कई मोर्चों पर आरएसएस जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है। जब राष्ट्र को निर्माण की जरूरत पड़ी तब आरएसएस के जो वर्कर्स हैं उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में अगर आरएसएस सरकार को कोई बात को लेकर विचार विमर्श करता है या कोई फीडबैक देता है तो इसमें विपक्षी दलों को क्या दिक्कत है? देखिए, आरएसएस के लोगों को जब गांव में जाते हैं तो इनके बारे में बहुत एक पुरानी कहावत है कि मीठी बाणी बहुत बोलते हैं, ये होम्योपैथिक गोली है, समझ रहे हैं, इनसे इलाज नहीं हो सकता है। ये ऐसी गोली बांटते हैं जनता के बीच में जिससे जनता के बीच में एक अलग तरह का मैसेज जाता है। जैसे
आप सोचिएगा और कल्पना करिएगा कि ये राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, व्यक्ति का निर्माण नहीं करते हैं, ये राष्ट्र का निर्माण करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि दुनिया का कोई ऐसा देश, दुनिया का, उसमें भारत भी शामिल है, दुनिया का कोई भी ऐसा देश बिना महिलाओं को साथ में लिए, बिना महिलाओं को साथ में जोड़े किसी राष्ट्र का निर्माण क्या किया जा सकता है? सरस्वती शिशु मंदिर का संचालन आरएसएस के द्वारा किया जाता है, सरस्वती विद्या मंदिर का संचालन आरएसएस के द्वारा किया जाता है। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी प्यारी बहनें उसमें पढ़ने क्यों नहीं जाती हैं? जी, आरएसएस का जो शाखा लगता है उसमें, उस शाखा में हम नहीं, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कह रहा हूं और मैं ये पब्लिक डोमेन में यह बात जा रही है, इस बात को आप भी समझने की कोशिश करिएगा और देश की जनता तो समझ रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम मातृत्व शक्ति को बिना साथ लिए, बिना उसको मजबूत किए, क्या किसी भी राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं? जी, अशोक कुमार सिन्हा जी, जवाब दीजिए आप। देखिए, ये एक जानी-बुझी भ्रम और एक अफवाह फैलाने वाली बात है कि शिशु मंदिरों में बच्चियां नहीं पढ़ती हैं। शिशु मंदिर बच्चियों के अलग से स्कूल, उसी शिशु मंदिर ही खुलते हैं, बच्चियों के लिए अलग खुलते हैं, बच्चों के लिए अलग रहते हैं और कई जगहों पर साथ पढ़ते हैं। मैंने कहा, देखिए, बीच में बोलने दे, मुझे बोलने दे। जब आपने कहा तो जवाब सुनने की क्षमता रखिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि विद्या भारती नाम की संस्था शिशु मंदिर चलाती है, जो हमारी संवैचारिक संगठन है। नंबर 1, नंबर 2, कोई एजुकेशन क्यों नहीं दिया जा सकता? कोई एजुकेशन क्यों नहीं दिया जा सकता? हम बात सुन लेते हैं, फिर आप भी अपने सवाल करिएगा, हम बात सुन लेते हैं। अपने भाई के साथ नहीं है। जब आपने प्रश्न पूछा है तो उत्तर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि यह एक जानी बूझी भ्रम, बहुत सी बातें आपने कही है जो कि भ्रम के आधार पर कही है। सच्चाई जानने के लिए आपको संघ में जाना पड़ेगा, शिशु मंदिर में जाने नहीं, हमको जाने की जरूरत नहीं है। हम तो सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षा दिया जाता है, लेकिन उसके लिए कोई एजुकेशन नहीं आप दे सकते हैं। बहनों को, भाइयों के साथ नहीं पढ़ने की छूट दे सकते। मनीष सिंह जी, हम एक बार उनकी बात तो सुन ले, वो आपके ही सवालों के जवाब दे रहे हैं। कहा जा सकता है। जी, अशोक कुमार सिन्हा जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हम ये बिल्कुल, सरस्वती शिशु मंदिर में पूरी मातृशक्ति को पूरा सम्मान है और पूरा उनको बुलाया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मातृशाखा राष्ट्र सेविका समिति के नाम से 1936 से ही चल रही है। कभी इन्होंने देखा नहीं, चूंकि शाखाओं पर ये गए नहीं, इन्होंने उसका स्वरूप देखा नहीं, उसको समझा नहीं, तो इनको एक अफवाह फैलाने के लिए मुझे मौका दीजिएगा। विश्वव्यापी संगठन को ये बदनाम कर सके, ये बात फैलाते हैं। जी, अशोक कुमार सिन्हा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अगर इनकी बात पूरी हो गई, अशोक कुमार सिन्हा जी, लौटूंगा आपके पास। मनीष जी, मैं आऊंगा। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा है। शारदानंद जी बहुत देर से बैठे, उनसे भी मेरा सवाल है। एक साथ स्त्री पुरुष नहीं खेल सकते। जी, अशोक कुमार सिन्हा जी, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं एक मिनट मनीष जी, मैं आपको मौका दूंगा। मेरे साथ शारदानंद जी बैठे, बहुत देर से बैठे, उनसे मेरा सवाल है। मनीष जी, मैं आपके पास लौटूंगा। शारदानंद जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी की बैठक हो रही है, क्या ये माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों को डर है कि एक बार फिर से उनके हाथ से सत्ता न चली जाए? देखिए, ये कोई नया बैठक तो है नहीं। आप भी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, विपक्ष भी लंबे समय से देख रहा है, हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। यह बैठक समय समय पर होता है, आपस में विचार विमर्श होता है, कार्य पद्धति तय की जाती है, किस तरह से कार्य किया जाए, योजनाबद्ध तरीके से हम लोग काम करते हैं। हम लोग शारदानंद जी, लेकिन अगर बात करें तो अगर हमने ये भी देखा है कि जब छत्तीसगढ़ में आरएसएस की बैठक हुई बीजेपी की, वहां भी हमने आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी अभी बैठक हो रही है, इसमें भी हम देख रहे हैं। तो आखिर दिक्कत क्या हो रही है? क्या विपक्ष घबराया हुआ है बैठक को लेकर? देखिए, विपक्ष के पास तो कुछ बचा है नहीं, तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष को कुछ ना कुछ तो उछालना है। शुरू से ही ये लोग औले उठाए हैं। काम करने को कहिए तो इसी से बाहर निकलेंगे नहीं, बाहर भी निकलेंगे तो फोटो खिंचाएंगे, अपना निकल जाएंगे। तो इस तरह की इन लोगों की कार्य पद्धति रही है। फोटो के आगे बढ़ेंगे नहीं, ट्विटर के आगे बढ़ेंगे नहीं, समाज में जाएंगे नहीं, समाज से समझेंगे नहीं, समाज से बात नहीं करेंगे, समाज से सबको बहिष्कृत कर देंगे, समाज के लोगों को गालियां देंगे। तो इससे ये सोचे कि हम पूरे प्रदेश की जनता को खुश रख लें। कुछ लोगों को खुश रखने के लिए एक ऐसा जनमानस तैयार किया, कुछ लोगों को खुश रखने के लिए दूसरों को ऐसे ऐसे टिप्पणी करो, ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करो कि वो समाज हमसे दूर हो जाए। समाज में सर्वव्यापी होता है, समाज सबको लेके चलने के लिए होता है। हम लोग सबके लिए काम करते हैं और सब लोग हम लोगों को चुनते हैं। हम लोग किसी जाति विशेष के नहीं है। हम लोग पंथ, संप्रदाय, धर्म, सबका सद्भाव, सबका सम्मान। एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो, एक सिख अच्छा सिख हो, एक ईसाई अच्छा ईसाई हो, और ये सब मिलकर के एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें।
शारदानंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास। उनके डिक्शनरी में क्यों लेट है? शारदानंद जी, लौटूंगा मैं आपके पास। अंतिम प्रतिक्रिया मनीष जी से। मनीष जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा। आरएसएस के प्रचारक बहुत लंबी और मधुर वाणी में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। आप जरा इनसे एक सवाल पूछिएगा कि जब से आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ को समर्थन दिया है, तब से लेकर के अभी तक किसी भी संगठन महामंत्री में किसी महिला की नियुक्ति की गई हो आरएसएस की तरफ से? जितने भी आरएसएस के लोग नियुक्त किए जाते हैं संगठन महामंत्री के रूप में, एक भी महिला, लेकिन हमारा मुद्दा है कि क्या बीजेपी और संगठन की जो बैठक हो रही है उससे विपक्षी दलों को आखिर दिक्कत क्या है? देखिए यह पूरा का पूरा जो आरएसएस बैठक करता है, हमेशा उस रणनीति पर कार्य करता है कि कैसे हम समाज में वैमनस्यता फैलाएं, कैसे हम जाति उन्माद फैलाएं, कैसे धार्मिक उन्माद फैलाएं, और जाति और धार्मिक उन्माद फैला करके कैसे हम समाज को विभाजित करके सत्ता को हासिल करें। इसलिए कि आरएसएस से बड़ा सत्ता का लालची और सत्ता का लोभी कोई नहीं है। एकमात्र ऐसा संगठन है जो अपने आप को कहता है कि हम गैर राजनीतिक हैं, लेकिन राजनीतिक दल को समर्थन देकर के सत्ता को अपने कब्जे में रखना चाहता है। और भारत की जो पूरी राजनीतिक शक्ति है, सामाजिक शक्ति है, लोकतांत्रिक शक्ति है, संवैधानिक शक्ति है, उसको अपने हाथ में रखना चाहता है। जी मनीष जी, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये जो बैठक है उसके क्या कुछ परिणाम निकलते हैं। हमारे साथ अशोक कुमार सिन्हा जी जुड़े, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मनीष सिंह जी जुड़े, सर आपको भी धन्यवाद। और हमारे साथ शारदानंद सिंह जी जुड़े, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।